नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट ने अटका दिया है। आज एक बार फिर से पूरे देश की जो नजर थी वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, जहां इस समय जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है उसे लेकर यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है। एक तरफ इस कानून को लेकर जो अमेंडमेंट हुआ है उसे रोकने को लेकर जो देश के जाने माने दिग्गज वकील हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी है, सीयू सिंह है, ये पूरी जी जान से जुटे हुए कि कैसे इस कानून को अल्पसंख्यकों के खिलाफ साबित किया जाए, इसके संशोधन जो हुए उसे गलत साबित किया जाए, इसे रोका जाए। वही तरफ दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की ओर से जो पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कैसी दलील दी और किस दलील के जवाब में चीफ जस्टिस की जो 3 सदस्यीय बेंच है उससे उन्होंने कहा कि आप तीनों भी हिंदू हैं जो इस मामले की सुनवाई क्यों कर रहे हैं। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी अजीब स्थिति आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनी। जो दोनों पक्ष हैं वो आमने सामने आ गए अदालत के फैसले के बाद। एक पक्ष अपनी जीत बता रहा है, दूसरी पक्ष ये कह रहा है कि अपनी जीत हुई है। तो इस फैसले में असल खेल कहां हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपकी जो राय है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपने सुना है उसको लेकर, क्योंकि पेच कहां फंसा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी राय क्या है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर वो अपनी राय जरूर साझा करिएगा। तो आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ जो याचिकाकर्ता है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब देने के लिए सरकार की ओर से 7 दिन का समय मांगा गया, 7 दिन की मोहलत मांगी गई कि 7 दिनों के अंदर जो बातें रखी जा रही हैं वो रखी जाएंगी। लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एसजी तुषार मेहता की जो दलील है उसको आपको सुनना चाहिए। एसजी मेहता ने कहा है कि आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के परिणाम का आकलन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री जो रखनी है उसकी अनुमति दी जाए। ये आप देख रहे हैं किस तरह की बहस हुई है। 1 सप्ताह के भीतर कुछ बदल नहीं सकता, यानी कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। आप 1 हफ्ते का समय दीजिए, जिस तरह की शंकाएं, जिस तरह के सवाल उठाए गए उसके जवाब दिए जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती। 3 शर्तें रखी जिसमें बोर्ड या काउंसिल में जो अल्पसंख्यक सिर्फ हो सकते हैं, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है, तो उसको लेकर भी तर्क है। लेकिन ये कहा गया कि कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि 1995 का जो अधिनियम है उसके तहत जो रजिस्टर हुई है संपत्तियां उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये एक बहुत नोटिस करने वाली बात है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के टकराव की स्थिति जो यहाँ बनती नजर आ रही है। सीजेआई कह भी रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है, न्यायपालिका निर्णय लेती है। तो ऐसे में तुषार मेहता ने कहा कि मैं एक बयान दूंगा। एक और वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि अगर नए अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो इसके बाद कोर्ट कोई वक्फ रजिस्टर नहीं होगा। एसजी फिर से कहते हैं कि बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में, ऐसा नहीं होगा। यह आश्वासन उनकी ओर से दिया गया। ऐसे में संजीव खन्ना सीजीआई जो है वो ये कहते हैं कि इसमें राज्य शामिल है। अगर राज्य ऐसा कुछ करते हैं तो फिर एसजी मेहता कहते हैं कि अगर कोई राज्य इस मामले में कोई फैसला लेता है तो नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। यानी ये जो बहस हो रही थी उसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि जो आप मांग कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना किसी कमेटी में, ना वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति उसमें किसी तरह का ऑल्टर ना हो, उसमें किसी तरह की रिपोर्ट ना आए और इस तरह की, तो उसको आश्वासन देते हुए कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 7 दिन की मोहलत दी जाए। तो सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से 7 दिन का समय मांगा और ये समय उनको मिल चुका है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। लेकिन इस कानून पर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई। ये बहुत समझने की बात है। किसी तरह का कोई स्टे नहीं लगाया है। निर्देश दिए गए, 3 निर्देश दिए गए हैं जिसे आपको सुनना समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो 3 बातें हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर गैर अधिसूचित यानी डी नोटिफाई से नहीं किया जाएगा। ये मांग भी की गई थी, कोर्ट की ओर से कहा गया था, तो इस पर यह आश्वासन दिया गया। सीजीआई ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ, यानी वो रजिस्टर्ड है, तो संपत्तियों को छेड़ा नहीं जाएगा। केंद्र के समय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ जो 70 याचिकाएं दायर की गई उसमें सिर्फ 5 याचिकाओं को ही एड्रेस किया जाए, यानी जो बाकी याचिकाएं हैं, पिटीशन से उनको क्लब किया जाए।
यानी इन 5 याचिकाओं में ये दूसरे पक्ष के लिए है कि इतनी सारी याचिकाएं नहीं आनी चाहिए, 5 याचिकाओं में सारे बिंदुओं को शामिल किया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि कोई याचिका किसी के नाम से नहीं होगी, विषय आधारित होगी। और ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ नाम के लिए कि आप किसी वर्ग को दिखाना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ याचिका दे रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं। तो ये जरूरी था यहाँ पर। इसके बाद सबसे बड़ी अजीब स्थिति जो नजर आती है वक्फ कानून के विरोध में जो नेता हैं, चाहे वो अमानुल्लाह खान हो, ओवैसी हो, वो जब मीडिया के सामने आए हैं कोर्ट के बाद, तो अदालत की जो कार्रवाई है, जो एहतियाती निर्देश पेश किए गए हैं, उसमें एक तरीके से वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। वक्फ संशोधित कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ वाया यूजर और रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को ना छूने के लिए कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आश्वासन मांगा कि जो रजिस्टर्ड संपत्तियां उनको ना छुआ जाए। लेकिन इसमें एक पेच है, ऐसी संपत्ति जिसका कोई दस्तावेज ना हो, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, उसके तहत क्या होगा? क्या सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है? ऐसी जमीनों के कागज दिखाने के लिए कह सकती है? अनुमान के मुताबिक, जो मैं आपको आंकड़ा रख रहा हूं, एक अनुमान के मुताबिक बोर्ड के पास इस समय 4,36,000 के ऊपर ऐसी संपत्तियां हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या सरकार इस दरमियान पेपर्स की मांग कर सकती है, उन पर कार्रवाई कर सकती है? हालांकि तर्क यह भी दिया गया कि कानून बनने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस शंका जो लोग उठा रहे हैं उसके ऊपर, क्या इस तरह की जो संपत्तियां उस पर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि 1995 के तहत जो रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, ये आश्वासन दीजिए। लेकिन इससे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जो देशवासियों को समझना चाहिए वो वक्फ कानून के मामले को लेकर जिस तरह की अति सक्रियता इस समय कोर्ट में दिख रही है, ऐसा नहीं है कि वक्फ मामले को लेकर कोई विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार पहुंचा है। इससे पहले पहुंचा सुप्रीम कोर्ट का रुख इस तरह का नहीं था। इससे पहले ऐसे मामलों में कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? आज कानून के कई जानकार तब और अब में फर्क में सवाल उठा रहे हैं। जाने माने अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, वो पूछ रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत का ये दोहरा रवैया क्यों है, ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या अब देश की सर्वोच्च अदालत धर्म देखकर तय करेगी कि किस मामले को कितनी जल्दी निपटाना चाहिए, किस मामले को फौरन सुना जाना चाहिए? वकील देखकर तय होगा। ये आरोप पहले भी लगते रहे सुप्रीम कोर्ट में या बाकी देश की अदालतों में। क्या वकील देखकर या किसका केस है उसको देखकर तय होगा कि कितना इंपॉर्टेंट केस है और किस तरीके से सुना जाए? जैसे पहले दिन की सुनवाई हुई उसमें 3 बातें अहम थी। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने जो बातें रखी, जिस पर बहस हुई, उसे एक बार फिर से देखने की जरूरत है। पहला सवाल जो कपिल सिब्बल ने उठाया वक्फ करने की प्रक्रिया को लेकर। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया कि केवल मुसलमान वक्फ कर सकता है। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हो? इतना ही नहीं, राज्य सरकार कैसे तय कर सकती है, कोई स्टेट कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, इसलिए वक्फ बनाने योग्य मैं हूं या नहीं? तो ये जो सवाल उठाया गया, इसमें एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि गैर मुस्लिम की आपको संपत्ति क्यों चाहिए। दूसरा पॉइंट कपिल सिब्बल ने उठाया था कि पुरानी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सिब्बल ने कहा इतना आसान नहीं है, सैकड़ों साल पुराना वक्फ है, 300 साल 400 साल पुरानी डीड होंगी, इसको आप मांगेंगे। इस पर एसजी ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन 1995 के कानून में भी था, कोई नया नहीं है। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा, तो वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो जेल जाएगा ही। 1995 से ऐसा चला आ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे सुनना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो कहती है उससे कई पेज समझ में आते हैं कि अंग्रेजों से पहले वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें हैं जो 13वीं और 14वीं सदी की हैं, इनके पास रजिस्ट्रेशन यानी सेल डीड नहीं है। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, पेपर्स कैसे दिखाएंगे, कागज कैसे दिखाएंगे? समस्या हो सकती है। और इसी पर हिंदू पक्ष सवाल कर रहा है कि जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था उस समय भी भगवान राम के पैदा होने के प्रमाण कैसे मांगे गए? वो तो सदियों पुराने थे। अदालत में तमाम सबूत मांगे गए, अदालत के बाहर बहुत से सबूत मांगे गए, बहुत सी बातें की गई, चुभने वाली बातें की गई। इसी देश में बहुसंख्यकों के धार्मिक मामलों में राम को काल्पनिक तक बता दिया गया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हिंदुओं से जहां सदियों पुराने प्रमाण मांगे जा सकते हैं, मांगे गए हैं, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 300-400 साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से लाएंगे? एक और पॉइंट जो कल उठा था और वो बार बार उठ रहा है, वो गैर मुस्लिम का बोर्ड में मेंबर्स बनने को लेकर है।
सिब्बल ने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकता था, अब हिंदू हो सकते हैं। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 का हवाला दिया गया कि नागरिक का जो धार्मिक और समाज सेवा के लिए जो संस्था की स्थापना वो की जा सकती है। इस मसले पर सीजीआई और एसजी के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट ने पूछा क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी। तो यहां यह समझने की जरूरत है कि जो हिंदू बोर्ड हैं वो क्या मंदिरों का रखरखाव कर रहे हैं या संपत्तियों का रखरखाव कर रहे हैं, फर्क कहां पर है। और क्या कोई हिंदू इस तरीके से जाकर यूजेस के आधार पर यह कह रहा है कि ये हिंदू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हिंदू प्रॉपर्टी यानी सनातन की पूजा करने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये फर्क है। लेकिन ये बात उठाई गई और इस पर जो एसजी ने बोला, तुषार मेहता ने बोला, वो चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा बेंच भी तो पूरी हिंदू है। तीनों जजेस की बात करते हुए उन्होंने कहा, तुषार मेहता ने कहा कि बेंच में तीनों जज के धर्म हिंदू हैं, क्या निष्पक्षता का सवाल यहां नहीं उठता। इस पर सीजीआई कहते हैं कि जब हम यहां बैठते हैं तो व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती, कानून के सामने सभी पक्ष एक समान है। ये तुलना गलत है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये क्यों मानती है कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं, जिस जगह आपकी भूमिका है निष्पक्षता को लेकर, ऐसी किसी के पास तराजू को रखते हुए सामने निष्पक्ष होने की जिम्मेदारी होगी तो वो गलत हो जाएगा, वो उस तरीके से न्याय नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया जिसको सोचना और समझना बहुत जरूरी है। और आप तय करिए, यहां पर छोड़ता हूं कि तुलना ये सही है या गलत है। वैसे इसी देश में कई धार्मिक अनुष्ठान हो चुके हैं हिंदू धर्मों के, जिसमें गैस मुस्लिमों को हम देख चुके हैं। कुंभ का आयोजन हुआ था, उसका इंचार्ज आजम खान को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्या उस समय किसी हिंदू ने इसको लेकर सवाल उठाया, इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ? वैसे कल जो वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई और आज जो सुनवाई हुई उसमें बड़ा फर्क है। कल जिस तरीके से मुकदमा सुनने से पहले सीजीआई ने कहा कि हम 3 पॉइंट पर स्टे करना चाहते हैं, फर्क है। आज स्टे नहीं दिया गया, मोटा मोटा सरकार ने आश्वासन मांगा और एसजी ने आश्वासन दिया है, तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है। वैसे ऐसा लग रहा है कि हाल की घटनाओं को देखने के बाद कि संविधान में जो शक्तियां हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका की, उसमें एक बिल्कुल साफ डिवीजन है, लेकिन ये टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। कौन कानून बनाएगा, कौन लागू करेगा, कौन तय करेगा कि कानून सही है नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी, आपत्ति जाहिर की थी जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह थी कि राष्ट्रपति को लेकर, राज्यपालों को लेकर कि बिलों की मंजूरी की जो समय सीमा है उसको लेकर जो टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर उपराष्ट्रपति कहते हैं कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन जाएगा। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम नहीं कर सकते। मोटे तौर पर यह कहूं तो आप सुपरसीड नहीं कर सकते पार्लियामेंट को। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या होगा 5 मई को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, क्या तय हो जाएगा और उसके बाद शांति हो जाएगी? उस बीच क्या होगा? हिंसा का दौर जो पश्चिम बंगाल में देखा गया, क्या वो चलता रहेगा? दबाव बनाने की कोशिश होगी फैसले को लेकर कोर्ट के ऊपर, और क्या फैसला आने के बाद वो सर्वमान्य होगा? ये नहीं कहा जाएगा कि जो संवैधानिक शक्तियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका हरण हो चुका है, सड़कों पर उतरना होगा? ये एक बड़े सवाल है जिस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है। फिलहाल कोर्ट में जो कुछ हुआ है इसको लेकर ये जानना आपका जरूरी था। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बिल, ये कानून अटक गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको देखना होगा कि 5 मई को कोर्ट का रुख क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।